वर्तमान में सारी बाधा विघ्न एवं सारी परिस्थितियों को देखते हुए तथा व्यावसायिक कार्यों में प्रगति को देखते हुए मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर आश्वस्त हो निश्चिंत होकर कह रहा हूं ये स्थितियां सकारात्मक दिशा लेगी और ज्यादा से ज्यादा जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ही अधिक से अधिक विलंबित भुगतान ब्याज के साथ हो जाएंगे। परंतु इस निश्चितता के साथ कि कोरोना दुनिया में खासकर अमेरिका, भारतवर्ष और कुछ देशों में फिर से विकराल रूप न धारण करे। आप सभी की शुभकामनाएं एवं उस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो जुलाई अगस्त सितंबर के अंतर्गत 100% विलंबित भुगतान हो सकता है। आप मेरे विश्वास को हमेशा याद करेंगे कि हम विलंबित ब्याज से शीघ्र ही भुगतान करेंगे। आपने बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी बहुत तकलीफ में है। मार्च तक तकलीफें दूर हो जानी चाहिए थी मगर नहीं हुई। और दोष किसी का नहीं है। मुख्यतः कोरोना की अप्रत्याशित परिस्थिति ने परेशान कर रखा है। सारे भुगतान ब्याज के साथ हमें करने ही है। हम कटिबद्ध हैं और इस बात में कोई शक शुबा नहीं है। मुझसे एक प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि सारा से भी अकाउंट में करीब 24,000 करोड़ रुपए जमा है, उसका क्या हो रहा है? जबकि सेबी पिछले 8 वर्षों में केवल 107 करोड़ का ही भुगतान कर सका है। यहाँ यह भी कहना है कि सेबी के द्वारा 4 बार पूरे भारतवर्ष में 150 अखबारों में इश्तिहार देकर लोगों से अपने भुगतान की मांग करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सापेक्ष मात्र 107 करोड़ का ही भुगतान कर पाया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अनदेखी कर सेबी द्वारा बिना सत्यापन कार्य पूरा किए बिना अंतिम इश्तिहार दिनांक 26/3/2018 के द्वारा निवेशकों को यह अंतिम मौका दिया गया कि जो निवेशक अपना आवेदन दिनांक 2/7/18 तक सेबी को करेंगे उन्हीं का भुगतान सेबी करेगा। अगर ये भुगतान सारे के द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है, अतः ये डबल पेमेंट का मामला है। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं, ये डबल पेमेंट का मामला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24,000 करोड़ की रकम सारा में ही वापस आनी है और हम ये मानते हैं कि कुछ शेष राशि और जमा करने की जरूरत नहीं है। कारण जब आवेदन प्रोसेस ही नहीं होंगे तो फिर पैसे की जरूरत नहीं हो सकती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पिछले 14 महीनों से हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई तारीख ही नहीं मिली, जबकि हमारे काफी सारे एप्लीकेशन फंड डिमांड के साथ लंबित है। यह भी तारीख न मिलने का मुख्य कारण कोरोना ही है। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संस्था के पास देनदारियों के सापेक्ष 3 गुना संपत्तियां हैं और आमतौर पर यह भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि इतनी संपत्तियां हैं तो इन्हें बेचकर रुपया क्यों नहीं उठाया जा रहा है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि हमारी संपत्तियां बड़े आकार की है, जिसकी वजह से इसका सही और बड़ा खरीदार नहीं मिल रहा है, खासकर कोरोना के वित्तीय परिस्थिति की वजह से। और यदि मिल भी रहा है तो भुगतान को 2-3 साल में करने की शर्तों के साथ हमारी संपत्तियों को 1/4 1 तिहाई दाम में खरीदना चाह रहे हैं। व्यवसाय कुशलता तो यही कहती है कि जो हमारी संपत्तियां है उसे डेवलप करके टुकड़े टुकड़े में बेचा जाए तो उसमें अपनी प्रॉपर्टी का एप्रिशिएटेड वैल्यू मिलता है और रियल एस्टेट
में यानी कि जमीनों में इसलिए पैसा लगाया जाता है कि उस जमीन का डेवलपमेंट कर उसे प्लॉटिंग अथवा कंस्ट्रक्शन कर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। जैसे एमी वैली में करीब 10,000 एकड़ जमीन है, यदि इसे डेवलप करते हुए घर बनाकर बेचा जाता है तो उसे जमीन के दाम के सापेक्ष सिर्फ मुनाफा ही 4 गुना से अधिक प्राप्त होगा। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अगर इतने सस्ते में अपनी संपत्तियों को बेच देंगे तो निकट भविष्य में अपनी देनदारी का भुगतान पूरी तौर पर नहीं हो पाएगा। मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि अगर हम सस्ते में बेच दिए तो हमारी देनदारियों का भुगतान पूरे तौर पर नहीं हो पाएगा। साथ ही बेचने से कोई फायदा भी सामान्य निवेशकर्ताओं को नहीं होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाए गए एम्बार्गो, जिसके तहत हमें इन संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को सहारा सेवी अकाउंट में जमा करना होगा और इस प्रकार सम्मानित निवेशकर्ताओं को 1 रुपये तक का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आपका मुझसे कोई भी प्रश्न हो तो उसे सहारा के किसी भी फील्ड प्रबंधक को दे दें और वो कार्यकर्ता आगामी मीटिंग के दौरान मुझसे उन प्रश्नों को पूछकर आपका जवाब आप तक पहुंचाएंगे। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध अवश्य करना चाह रहा हूं कि इस दौर में कतई लापरवाही ना बरतें। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक और मारक है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हवा के जरिए भी संक्रमण फैल रहा है। ऐसी सूरत में सुरक्षा संबंधी हर उपाय अपनाने और पूरी सावधानी बरतने की जरूरी है। मैं अपने अनुभव का आधार आप सबको स्पष्ट और सच सलाह दे रहा हूं कि थोड़े से भी लक्षण प्रकट होने पर केस कराने में विलंब न करें। जांच के बाद अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह कीजिए और स्कैन करेंगे। इससे फेफड़ों में असर का पता चल जाएगा। साथ ही खून की जांच जरूर कराइए, जिसमें करीब 7 जांच होते हैं। उन जांच से पता चलेगा कि खून पतला करने की दवा देनी है कि नहीं, और देनी है तो कितनी मात्रा में देनी है। साथ ही ये भी पता चलता है कि स्टेरॉइड देना है कि नहीं, और देना है तो कितना देना है। ऐसे तो बहुत सारे लोग ऑक्सीजन वगैरह की कमी से मर रहे हैं, मगर उससे कहीं ज्यादा लोग समय से स्कैन और खून की जांच नहीं हो पाने के कारण मर रहे हैं। यानी उन्हें समय से खून पतला करने की दवा, ये स्टेरॉइड नहीं मिल पा रहे। इस समय सबको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और मेरे द्वारा बताए गए उपाय पर कड़ाई से अमल करने की जरूरत है। अगर आपका डॉक्टर नहीं समझता है या नहीं सुनता है तो उस पर सख्ती से दबाव डालें और जांच अवश्य करवाएं, ताकि उनके हिसाब से उचित इलाज तय हो सके। मैं ऊपर वाले से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सभी साथी को कोरोना के मार से बचे रहे और सकुशल बने रहे। हाँ, अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका धरोहर सुरक्षित है, पूर्णतया सुरक्षित है, और आप अपना प्यार एवं विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखें। हम शीघ्र ही इन स्थितियों से उबर जाएंगे। दिनांक 31 मार्च के बाद आप सभी तक पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूं। इसका कारण यह था कि मैं स्वयं बुरी तरह से कोरोना से ग्रसित हो गया। मुझे ये भी समाचार मिला है कि हमारे कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित निवेशकर्ताओं के परिजन इस महामारी के कारण आपके
आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हुई। इसके लिए मैं आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम एवं छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद।